सबसे पहले तो ये जो वेद शब्द है आप देखेंगे, ठीक है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद जो है ये तो ठीक है वेद है, लेकिन ये आयुर्वेद, ये फिर वृक्षायुर्वेद, बहुत लोगों को इसमें भी समस्या हो सकती है कि वेद शब्द कहीं उसका दुरुपयोग तो ना हो रहा हो। तो हमारे संस्कृत में क्या होता है कि जो कोई भी शब्द है उसकी एक धातु होती है, उसकी एक मूल धातु होती है। तो वेद शब्द विद शब्द से बना है। तो इसके अगर अर्थ में जाएंगे तो वो ज्ञान भी होता है, वो लाभ भी होता है। ठीक है। तो ऐसा ज्ञान जो हमारे लाभ के लिए हो वो भी वेद कहलाता है। और वृक्षा नाम आयुर्वेद, जो वृक्षों के लाइफ साइंसेस के बारे में बात करें, जैसे कि मनुष्य के बारे में हम बात करते हैं कि उसकी आयु कैसे वृद्धि हो, वो स्वस्थ कैसे रहे, तो हम आयुर्वेद में वो सारी जानकारियां पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार ये सारी बातें जब हम वृक्ष पर लागू करेंगे, पेड़ पे लागू करेंगे, ट्रीज प्लांट्स पर लागू करेंगे, तो ये सारा जो मेरा लिटरेचर है, अंडरस्टैंडिंग है, शास्त्र है, वो पूरा का पूरा वृक्षायुर्वेद के अंदर आएगा। तो ये भी मैं बता दूं कि ये कोई एक पुस्तक का नाम नहीं है, ये एक शास्त्र है, एक पूरा नॉलेज सिस्टम है, और उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। मैं जो काम कर रहा हूं यह बहुत इंपॉर्टेंट काम है आने वाले समय के लिए, जो जैविक कृषि की हम बात करते हैं। तो उस यात्रा के दौरान जो मुझे भारतीय प्राचीन शास्त्र की जानकारी मिली, वृक्षायुर्वेद, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गया कि इतनी शानदार जानकारी हमारे ग्रंथों में दी गई है, और इस ये शब्द ही हमने बचपन से नहीं सुना। आयुर्वेद तो हमने सुना है, बट वृक्षायुर्वेद आप देखेंगे कि बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं कुछ वृक्षायुर्वेद पे काम कर रहा हूँ और एक बुक पब्लिश करने वाला हूँ। तो बुक पब्लिश करने के बाद मेरा फिर एक क्रेडेंशियल आ जाएगा। मैं जो बातें करूंगा कि मैं किस आधार पर, मैं तो एक युवा हूं, आपको लगेगा कि मैं कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस फील्ड पे बोलने का हक मुझे कैसे है। तो काइंड ऑफ मेरा लैब एक्सपेरिमेंट या रूम के अंदर मैंने चीजों को नहीं किया है, तो 4-5 साल काफी है चीजों को समझने के लिए। तो वो मैं आज आपके सभी के साथ साझा करूंगा, और ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो गौ माता है या गौ वंश है, इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है हमारी कृषि में। एक्चुअली हुआ क्या कि जब बहुत एक ट्रेंड चल रहा था ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो हमारी कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, तो मैंने भी सोचा कि एक पर्सनल लेवल पे अपनी फैमिली के लिए कुछ ग्रो करते हैं। लेकिन जब ग्रो करने गया, एग्रीकल्चर में अपना हाथ डाला, तो समस्याओं का अंबार लग गया, मतलब प्रॉब्लम्स जो दिखे। और क्योंकि मैं एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैंने सॉइल को एनालिसिस करके एग्रीकल्चर अपना किया। तो लोगों ने देखा कि ये 23 साल का लड़का था उस समय, तो ये सक्सेस कर गया फर्स्ट टाइम में ही। मतलब अगर नॉलेज सिस्टम एग्रीकल्चर से मैच करे, मिला दिया जाए, तो कितना अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट हो सकता है। तो लोगों ने ऐसा महसूस किया, और फार्मर्स मेरे पास आए कि हमारे पास भी बहुत सारी समस्या है, आप मदद करिए। हम ना मार्केट तक पहुंच पा रहे हैं, ना ब्रांडिंग को समझ पा रहे हैं, ना जैविक कृषि को ही समझ पा रहे हैं। मतलब यूरिया डीएपी तक तो ठीक है। तो मैंने फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सेक्शन 8 कंपनी ही बना डाली, और उसमें फिर किसानों को जोड़ता चला गया। और क्योंकि इतना रिक्वायरमेंट था किसानों को इस समस्या का कोई सॉल्यूशन लाए, तो लोग अचानक से इतना जुड़ते गए, वो थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स होते गए। और फिर वो झारखंड, बिहार, उड़ीसा तक वो फैल गया। और क्योंकि ये हमारा एक जैसा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो मैं यहाँ के कृषि की ही बात कर सकता हूँ। ये गलती भी आजकल बहुत हो रही है कि महाराष्ट्र के जो किसान हैं, तो वहां की कोई विधि है, तो जरूरी नहीं कि वो उड़ीसा पर काम करे। तो मैं किसानों को जोड़ा, और उनकी जो जैविक कृषि की समस्याएं हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको अपग्रेड करना, उनको क्लस्टर बना के मार्केट से कनेक्ट करना। तो ये सारा कुछ जो है मेरा कार्यक्षेत्र रहा है। मतलब ज्यादातर हिस्सा मेरा कृषि से ही बीतता है, नॉट एग्री बिजनेस। और उसमें ही ज्यादा मन लगता है, प्रकृति के करीब रहना ही मुझे ज्यादा बढ़िया लगता है। तो मेरा जो समय है इस कृषि विधियों के ऊपर ही ज्यादा बीतता है। तो सबसे पहले तो ये जो वेद शब्द है आप देखेंगे, ठीक है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद जो है ये तो ठीक है वेद है, लेकिन ये आयुर्वेद, ये फिर वृक्षायुर्वेद, बहुत लोगों को इसमें भी समस्या हो सकती है कि वेद शब्द
कहीं उसका दुरुपयोग तो ना हो रहा हो। तो हमारी संस्कृत में क्या होता है कि जो कोई भी शब्द है उसकी एक धातु होती है, उसकी एक मूल धातु होती है। तो वेद शब्द विद शब्द से बना है। तो इसके अगर अर्थ में जाएंगे तो वो ज्ञान भी होता है, वो लाभ भी होता है। ठीक है। तो ऐसा ज्ञान जो हमारे लाभ के लिए हो, वो भी वेद कहलाता है। और वृक्षा नाम आयुर्वेद, जो वृक्षों के लाइफ साइंसेस के बारे में बात करें, जैसे कि मनुष्य के बारे में हम बात करते हैं कि उसकी आयु कैसे वृद्धि हो, वो स्वस्थ कैसे रहे, तो हम आयुर्वेद में वो सारी जानकारियां पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार ये सारी बातें जब हम वृक्ष पर लागू करेंगे, पेड़ पे लागू करेंगे, ट्रीज प्लांट्स पर लागू करेंगे, तो ये सारा जो मेरा लिटरेचर है, अंडरस्टैंडिंग है, शास्त्र है, वो पूरा का पूरा वृक्ष आयुर्वेद के अंदर आएगा। तो ये भी मैं बता दूं कि ये कोई एक पुस्तक का नाम नहीं है, ये एक शास्त्र है, एक पूरा नॉलेज सिस्टम है, और उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये आज भी एग्जिस्ट करती है। ये सारी इंडस्ट्रीज जो दिख रही है आपको, फूड, टेक्सटाइल, आयुर्वेदिक मेडिसिन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बैम्बू, कॉस्मेटिक्स, एरोमेटिक्स, पैकिंग मटेरियल, फॉडर जो हरा चारा होता है, मतलब पुराने जमाने में हम बोल सकते हैं ये फ्यूल था हमारे ट्रांसपोर्टेशन का। ये जो घोड़े हैं, हाथी हैं, बैल हैं, तो ये चारा खा रहे हैं। तो फ्यूल भी हो गया, फूड भी हो गया, और फिर अंत में लिकर एंड टोबैको। तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज का रूट, जड़ क्या है? एग्रीकल्चर, कृषि। तो ये इंडस्ट्रीज जो भारत की वर्ल्ड ट्रेड का हिस्सा रही है, आप स्पाइसेस में ही देख ले, मसालों को देख ले कि कितना योगदान रहा है वर्ल्ड ट्रेड में, तो उसका जो मूलभूत ज्ञान है, मतलब कृषि, वो अनस्ट्रक्चर्ड कैसे हो सकता है? आप ही सोचिए, वो इतना बिखरा हुआ कैसे हो सकता है? ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड क्यों नहीं रहा होगा? ठीक है। तो ये सारी विधियां एक शब्द के अंदर आती हैं, वृक्ष आयुर्वेद। ठीक है। और ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, औद्योगिक क्रांति कितनी पुरानी है? 200 साल, 250 साल, मैक्सिमम 300 साल, उससे ज्यादा क्या? और जिन्हें शक भी है कि भारतीय सभ्यता कितनी पुरानी है, तो वो तो इतना तो एक्सेप्ट करते ही है कि 5000 10,000 साल इतना तो मानते ही है। ठीक है, कम से कम। तो ये 9700 साल जिसकी अर्थव्यवस्था का आधार रहा है कृषि, वो आपको क्या लगता है एकदम स्टैग्नेंट रही होगी, एकदम रुकी हुई रही होगी? कुछ भी इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा? ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो वृक्ष आयुर्वेद ठीक है, कालांतर में वो लुप्त हो गई कहीं, वो ग्रंथ कहीं मिला नहीं, मान लेते हैं। लेकिन इस शब्द का प्रयोग बार बार होता आया, और ठीक है, ग्रंथ लुप्त हो गई, लेकिन आज के जो किसान है, चाहे वो ट्राइबल हो, रूरल हो, भारत के गुजरात हो, आंध्र प्रदेश हो, नॉर्थ ईस्ट हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, कहीं भी हो, आप उनके प्रैक्टिसेस को, उनकी विधियों को अगर ध्यान से देखेंगे, जो रासायनिक कृषि में नहीं गए हैं, उनकी विधियों को आप ध्यान से देखेंगे और उसको अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो उसके जो प्रिंसिपल है, उसके जो नियम है, वो बहुत हद तक एक एक बहुत अच्छे पैटर्न में दिखेंगे आपको। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आज भी एक लिविंग शास्त्र है। मतलब ये जीता जागता ज्ञान है जो लोगों में फैला और पूरे भारत में फैला, और इट इट प्रोपगेटेड एज अ विद्या, एक विद्या के रूप में ये पूरे भारत में फैला। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्लांट लाइफ साइंसेस। जैसे आयुर्वेद को हम बोल रहे हैं लाइफ साइंसेस, तो इसके अंदर क्या क्या है? एग्रीकल्चर, कृषि तो है ही, बॉटनी, एग्रोमीटियोरोलॉजी, मतलब मौसम, एटमॉस्फेयर के बारे में जो हम जानकारी लेते हैं, ह्यूमिडिटी, बारिश कब होगी, सॉइल साइंसेस, मिट्टी की गुणवत्ता, मिट्टी का गुण धर्म, मिट्टी कैसा होगा, या सॉइल का रिजुविनेशन, उसको मेंटेन कैसे करेंगे, और इकोलॉजी। ये सारी जो है, जो नॉलेज सिस्टम है, वो एक ही अम्ब्रेला के अंदर आ रही है, वृक्ष आयुर्वेद। तो ये बहुत क्लियरली बता रहा है, जैसे कि आज के जो हम शिक्षा विधि में देखते हैं कि बहुत कंपार्टमेंटल हम स्टडी करते हैं, मतलब स्पेशलाइजेशन, एक चीज है तो एक ही चीज में हम स्पेशलाइजेशन करते हैं। बट पुराने समय में, प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। अगर आपको वृक्ष आयुर्वेद करनी है तो आपको मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज सिस्टम आपको चाहिए, और एक प्री रिक्विसाइट भी, आपको एक बेसिक नॉलेज भी चाहिए आयुर्वेद का, कम से कम द्रव्य गुण, जो उसमें हम दोष की बात करते हैं या गुणों की बात करते हैं, वात पित्त कफ, जो आप समझ रहे हैं,
और इवन ज्योतिष शास्त्र। और ज्योतिष शास्त्र को अगर आपको थोड़ा सा समझना है तो आपको बेसिक गणित मैथ्स भी आनी चाहिए। तो एक वृक्षायुर्वेद का ज्ञाता जो लोगों को बताए जाने, वो इतने सारे अलग अलग ब्रांचेस को समझने की अगर क्षमता रखता है तो वो वृक्षायुर्वेद को समझ सकता है। तो ये जो ग्रंथ है, मैं तो बोला कि ये शब्द के रूप में प्रयोग हुआ, लेकिन आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है महानुभाव, जो अब इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर यशवंत लक्ष्मण ने, इन्होंने जो बॉडलियन लाइब्रेरी है ऑक्सफोर्ड यूके में, वहां से एक एक स्कैन्ड कॉपी, वहां से उन्होंने प्रॉपर वृक्षायुर्वेद पुस्तक को मंगाया जो सुरपाल द्वारा लिखी गई थी। मतलब हमें लगा कि ये तो ज्ञान कहीं लुप्त हो गया है, ठीक है, लिविंग शास्त्र है, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो पुस्तक कहीं लुप्त हो गया, जैसे बाकी विद्याएं भी हैं, धनुर्विद्या है, वो समय के साथ कालांतर में कहीं लुप्त हो गई। लेकिन वृक्षायुर्वेद को वायल लेने सर ने मंगाया, और इनकी फाउंडेशन जो है एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन, एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन 1994 में जो स्टैब्लिश हुई, वो निरंतर दशकों से अभी वृक्षायुर्वेद के मेथड्स पे काम कर रही है। और मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो नॉलेज सिस्टम है, वो इन्हीं की देन है कि इन्होंने उस पुस्तक को भारत में लाया और फिर उसका ट्रांसलेशन किया गया इंग्लिश में, हिंदी में। तो आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है जो वृक्षायुर्वेद के अंदर बहुत सारी पुस्तकों को हम बोल सकते हैं। काश्यपीय कृषि शुक्ति, कृषि पराशर, सुरपाल द्वारा लिखी गई वृक्षायुर्वेद, विश्व वल्लभ जो चक्रपाणी मिश्र द्वारा लिखी गई, महाराणा प्रताप के दरबारी हुआ करते थे, उपवन विनोद, और बृहत संहिता का जो 55वां अध्याय है, चैप्टर 55, ये वृक्षायुर्वेद को डेडिकेटेड है। तो ये जो सारे ग्रंथ हैं, ये अलग अलग नाम से आपको दिख रहे हैं। और जैसे हम आयुर्वेद में चरक को, सुश्रुत को मानते हैं, धन्वंतरी को मानते हैं गुरु के रूप में, उसी प्रकार आप पराशर मुनि को, काश्यप ऋषि को, सुरपाल को आप मान सकते हैं कि वृक्षायुर्वेद की जो जड़ें हैं इतनी मजबूत हैं, इसका जो नॉलेज सिस्टम है वो इनकी ही देन है। और भारत के दूसरे ग्रंथ या संहिता में अगर हम जाएं, जो कृषि को बस टच करता है, बहुत एलिबरेट डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट नहीं है, वो है अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, ऋग्वेद, अथर्ववेद और अर्थशास्त्र। ठीक है, तो हम बात करते हैं गौ आधारित कृषि। भारत में ये जो बैल आप देख रहे हैं या गौ माता, गौवंश को देखते हैं, तो ये इतना बड़ा आधार क्यों रही है कृषि का? तो हमारे ग्रंथों में जो श्लोक है, गोमय वस्ते लक्ष्मी, ऐसा नहीं है दुग्धे वस्ते लक्ष्मी, ऐसा कोई शब्द नहीं है या वाक्य नहीं है जिसमें ये लिखा हो दुग्धे वस्ते लक्ष्मी। तो अभी हम क्या करते हैं, हम गाय सोचते ही हम डेयरी बिजनेस के बारे में सोचते हैं। मैं एक सेमिनार में बात कर रहा था कि कैसे गाय को कृषि से जोड़ना कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो इस तरह कंसिडर कर रहे थे कि आप इंटीग्रेटेड बात कर रहे हैं कि डेयरी एंड एग्रीकल्चर को एक साथ हम करें। नहीं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। मैं दूध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गोबर की बात कर रहा हूं, गौमूत्र की बात कर रहा हूं। अगर गोमय मतलब जो शब्द का अर्थ है वो दूध नहीं, वो पंचगव्य नहीं, वो होता है गोबर होता है। ठीक है, तो हमारा ट्रेडिशनल मॉडल क्या था कि हम उससे दवाइयां बनाते थे, पंचगव्य बना रहे हैं। ठीक है, इंडिजिनस मॉडल वो होता था। लेकिन जो ट्रेडिशनल मॉडल है, जो बॉस इंडिका भी नहीं है, मतलब वो गाय भी नहीं है, पहली बात वो स्पेसीज ही अलग है। ठीक है, वो एकदम स्पेसीज अलग है। जैसे कि लेपर्ड और टाइगर हम बात करें तो ये दो अलग स्पेसीज है, इनके गुण धर्म आपको दूर से एक जैसा दिखेंगे, कार्य करने की क्षमता एक जैसी दिखेगी, ठीक है, स्किन कलर अलग दिखेगा, बट लगेगा कि एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो हॉलिस्टिन, फ्रीजियन या जर्सी गाय है, ये भी एक अलग स्पेसीज है। तो ये मॉडल क्या है फॉरेन में, वो मिल्क एंड मीट मॉडल है। ठीक है, दूध तो है ही और मांस का बिजनेस है, व्यापार है। अब हम उस गाय को ले आए, और मांस तो आप कर नहीं सकते, या मानवीय आधार आप लगा लिया, धार्मिक रूप से ले ले, हम ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक तो आप उस गाय को ले आए जिसका जो बिजनेस मॉडल का आधार है वो दो पे बेस्ड है, तो 50% उसके पोटेंशियल को आप तो ऐसे भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी भी हमारे एक मित्र हैं प्रशांत साही जी, वो बोलते हैं कि 8 से 9 साल
कोई भी जर्सी गाय अगर लाए और दूध का बिजनेस करे तो 8 9 साल 10 साल वो संभाल ही नहीं सकता और मिलावट उसका धर्म हो जाता है। तो गलत गाय लाना, गलत बिजनेस मॉडल उसके साथ लाना, तो इतनी सारी समस्याएं हैं। तो जब देसी गाय आएंगी या इवन जो जर्सी गाय रखे हैं अभी वो गोबर को वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं, मतलब गोबर का जो प्रयोग नहीं करेगा, गौमूत्र का जो प्रयोग नहीं करेगा, वो गौवंश को नहीं संभाल सकता। तो हमारा जो कृषि का आधार होगा वो गोबर और गौमूत्र पे होगा। अब इसका साइंटिफिक बैकिंग क्या है? ठीक है, ये ऐसा क्यों है? बहुत प्रिमिटिव आपको लग रहा होगा कि हम तो बहुत प्राचीन समय की बात कर रहे हैं, अभी इतने सारे मॉडर्न नैनो फर्टिलाइजर हैं, फर्टिलाइजर्स आ गए हैं, बहुत सारे टेक्निक आ गए हैं, तो ये मॉडल इतना सक्सीड कैसे करेगा आज के समय में? ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल हमेशा पुट करता हूं कि क्लोरोफिल, एक एक प्लांट को आप 1 एकड़ में पौधों को, पेड़ वृक्ष को लगा दें, और जो क्लोरोफिल है, जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है सूर्य की किरणों को लेके, तो वो जो सोलर एनर्जी का कन्वर्जन करता है, जो एनर्जी कन्वर्जन है या एनर्जी ट्रैपिंग है, वो कहीं ज्यादा फोल्टाइक फोटोवोल्टाइक सेल से होता है। मतलब आप जो सोलर पैनल लगाते हैं वो भी उतना एफिशिएंट नहीं है जितना हमारे पौधे हैं। ठीक है, तो जो एनर्जी मैनेजमेंट है वो प्रकृति की बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये बात आप मान लो। और एनर्जी मैनेजमेंट अगर खुद से हो रहा है तो वो खर्च भी बचाता है हमारा। तो विदेशों में क्या होता है कि वहां बर्फ गिरती है, जैसे यूरोपियन कंट्री है वहां पर बर्फ गिरती है, तो बर्फ गिरने से क्या होता है कि सॉइल का जो जैविक कार्बन है, जो कार्बन है वो ट्रैप हो जाता है, वो मिट्टी में ही रह जाता है। लेकिन वहां और एक चीज क्या हो जाती है, जीवाणु मिट्टी में नहीं काम करते। जीवाणु क्या हो गई, जैसे आप कीटाणु बोलते हैं, या छोटे जो आंख से आपको नहीं दिखे लेकिन फिर भी उनका कार्य होता है, दही में हो, मिट्टी में हो, सड़े हुए वस्तु में हो, या कहीं भी हो, जीवाणु आपको दिखते ही हैं, नहीं भी दिखते हैं वो पाए जाते हैं वहां पर। तो वो जो है विदेशों में वो काम नहीं करते, मतलब लो टेम्परेचर पे जीवाणुओं का काम निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए फ्रिज देखिए आप, बहुत अच्छा काम करता है आपके फूड को प्रिजर्व करने में। तो वहां पर माइक्रोबियल एग्रीकल्चर नहीं होती, जीवाणु बेस्ड खेती नहीं होती, और उनका कार्बन बच जाता है। हमारा पृथ्वी में जो भारत की भौगोलिक स्थिति है वहां पर धूप सीधी पड़ती है, जो कर्क रेखा है, तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और उत्सर्जित हो जाता है, CO2 में बदलकर हवा में चला जाता है। तो हमारी मिट्टी में कार्बन की बहुत कमी होती है, लेकिन टेम्परेचर इतना होता है कि जीवाणु बहुत अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, जो माइक्रोब्स है वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो हमें भरपाई क्या करनी होती है मिट्टी में, कि कार्बन आप दो मिट्टी को। तो ये जो गोबर है, एक जो गोबर को हम खेत में देते हैं, तो हमें हमें घर में ही कार्बन का एक रिच सोर्स, एक एक पचा हुआ सोर्स, आप एक सूखे पत्ते में भी कार्बन बोल सकते हैं, लेकिन सूखे पत्ते को आप अपने खेत में लाएंगे तो वो खुद पहले डिकम्पोज होगा, वो सॉल्युबल फॉर्म में जाएगा, वो मिट्टी में घुलेगा, पानी में घुलेगा, तब वो कृषि में वो कार्बन प्रयोग में आएगा। लेकिन जो गोबर है, क्योंकि ये गाय की आंत से होके आ रही है, ये पचा हुआ रूप है, तो ये रेडी टू यूज फर्टिलाइजर हो जाती है। एक माइक्रोबियल बेस्ड एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं। तो कोई भी दूसरी एग्रीकल्चरल सिस्टम जो जहां पर नहीं काम करे, यूरोप में नहीं काम करे, तो माइक्रोबियल एग्रीकल्चर पे क्यों स्टडी करेंगे, वो उनके कंट्री में वो होती ही नहीं है। ठीक है, ये भारत को वरदान मिला है कि यहाँ पर इतनी सारी नदियां हैं, इतने सारे पशु थे, तो इसकी इसका जो आधार है वो गौ ही होनी चाहिए। और ये जो हम जर्सी गाय रखते हैं या डेयरी हम प्रयोग में लाते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, दूध बढ़ाने के लिए हम दवाइयों का प्रयोग करते हैं, हेल्थ के लिए हम बहुत सारी दवाइयां देते हैं गांव को। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि घास को भी आप अगर गमले में उगाए ना, या किसी भी चीज को आप उसके प्राकृतिक रूप से कहीं और ले जाएंगे, तो आपको केयर, एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है। गाय को आप खुले छोड़ दो, वो ठंडे में, गर्मी में अपना टेम्परेचर शरीर का खुद मेंटेन कर सकती है। उसे गर्मी लग रही है वो खुद छांव में चली जाएगी, ठंडा लग रहा है वो धूप में चली जाएगी, बैठ जाएगी। हम क्या करते हैं, जब बांध के रखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि उसके शरीर का टेम्परेचर कैसा जा रहा है, तो वो बीमार पड़ती है, तो हमें दवाइयां देनी पड़ती है। अब ये दवाइयां फिर शरीर में जाती है और फिर गोबर गौमूत्र के रूप में साथ में बाहर आती है। अब ये जो गोबर है जिसमें दवाइयां हैं, दवाइयों के अवशेष है, ये जब मिट्टी में हम डालेंगे तो क्या होगा, चूहा
जो है बिल्ली उसे राक्षस लगेगा, हम लेकिन बिल्ली को प्रेम करते हैं। तो उसी तरह ये जो दवाइयाँ हैं, ये पैथोजेनिक नेचर की है। ये गाय को स्वस्थ कर दी, लेकिन ये जो गोबर है, ये जब गिरेगी मिट्टी में, तो वहां के माइक्रोब्स को भी दूर भगा देगी। तो इसलिए मुझे गाय पे भी शक होने लगेगा कि ये इसका गोबर उतना काम नहीं कर रहा है, मुझे शायद यूरिया लगेगा। तो ऐसी गौवंश जो स्पेसिफिक टू डेयरी है, वो भी कृषि में नहीं काम करती है। तो गाय की जो आंत है, गाय की जो आंत है, स्टोमक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर वो स्वस्थ रहेगी तो बेहतर होगी। उसके माइक्रोबियल जो कल्चर होंगे आंत में, वो अलग होंगे, इंटेस्टाइन में अलग होंगे, और स्वस्थ होंगे तो वो गोबर भी बहुत ही रिच होगा। ठीक है। तो इसलिए इन सारी बातों को जब हम ध्यान देते हैं, तब जो है कृषि में हम सक्सेस देख सकते हैं। ठीक है। तो ये जो पंचगव्य है, जो बचपन से हम पूजा पाठ में हम जानते ही हैं, पंचामृत के रूप में जान रहे हैं, या फिर शिवरात्रि के प्रसाद के रूप में जान रहे हैं, तो यहाँ पर गव्य मतलब गाय से प्राप्त होने वाली 5 चीजें, पंच: दही, गौमूत्र, गोबर, दूध और घी। ठीक है। और इसके साथ जो आज का मेथड है, आज की जो विधि है, उसमें हम नारियल पानी, केला और गुड़ को मिलाते हैं। प्राचीन काल में मधु को मिलाया जाता था। तो अभी मधु अगर आपको इजीली उपलब्ध नहीं है, या लगे कि बहुत कॉस्टली है, तो किसान इसे कभी अपनाएंगे नहीं। ठीक है। तो ये आज के रूप में हमने जो है फार्म पर इस मिक्सचर को बनाया। ठीक है। और उसका जब सॉइल टेस्ट, उसके जो केमिकल कॉम्पोजिशन टेस्ट कराएंगे, ठीक है, तो देखिए आप इसमें नाइट्रोजन कितनी है, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बोरोन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, सल्फर, क्लोराइड। तो जो भी अभी मॉडर्न एग्रीकल्चर या फार्मिंग करते हैं, जिनको भी बेसिक समझ है, उन्हें मालूम है कि हमें खेती में 16 मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मिनिमम आवश्यकता है, अगर बहुत अच्छी हम कृषि करना चाहते हैं। तो सिर्फ पंचगव्य में ही देखिए कि इसको जब हम लैब टेस्ट कराएं, तो इतने सारे जो है न्यूट्रिएंट्स हैं, केमिकल कंपोजिशन में इतना रिच है ये। तो हमें और खेत में देने की क्या जरूरत। हाँ, ये डाउट हो सकता है कि भाई साहब, घी हम खेत में डालेंगे, कितना इतना महंगा चीज से कृषि थोड़ी होगी। प्राचीन काल में गायों की संख्या बहुत थी, या घी उतना महंगा हुआ नहीं करता था, तो ठीक है। लेकिन आज कैसे? तो हाफ एकड़ में, 1 एकड़ में ½ kg घी का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। तो पूरी जो कॉस्टिंग आती है, वो 1500 रुपए में 20 लीटर बन जाता है। तो एक स्प्रे जो है लगभग 300 रुपए में हो जाता है। सो 1 एकड़, 100 डिसमिल, 40,000 स्क्वायर फुट का जो फर्टिलाइजर है, उसमें हम 1500-3000 रुपए का अगर हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, तो बहुत सस्ता है वो, अगर हम कृषि के नजरिए से देखें। तो इसमें डरना नहीं है कि घी का प्रयोग हो रहा है पंचगव्य का, तो कृषि में ये कैसे प्रयोग हो सकता है। तो जैसे मैंने बोला कि जो शिवरात्रि का प्रसाद है, या बहुत सारे हम पूजा करते हैं, तो उसका जो प्रसाद है वो पंचगव्य के रूप में दिया जाता है। तो एक बहुत अच्छा बायो फर्टिलाइजर है। और जो चढ़ाया जाता है प्रार्थना में, या शिव जी के जैसे हम चढ़ा रहे हैं फूलों को, फलों को, तो उसमें क्योंकि शिव जी को हम मानते हैं कि वो विष को भी धारण कर सकते हैं, नीलकंठ है, तो आप देखेंगे ये जो पौधा है, धतुरा, कनेर, आंख, निर्गुंडी, तो ये सारे भी वृक्षायुर्वेद में ये सारे पौधों का वर्णन है, और ये बहुत जहरीले हैं काइंड ऑफ। ठीक है। तो इनकी जो सॉल्यूशन है, इनका जो मिक्सचर है, ये बायो पेस्टिसाइड बनाने में बहुत शानदार यूज होता है, और एफिकेसी, इसका जो रिजल्ट है, वो केमिकल पेस्टिसाइड जैसा बहुत इमीडिएट है। ठीक है। तो मतलब इन पौधों को हम अपने आंखों के सामने हमेशा देख रहे हैं। ये भारत में अलग अलग नामों से जाना जा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति जो थोड़ा सा भी धार्मिक है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, वो इन सारे फूलों को और फलों को समझ रहा है। ठीक है। तो देखें कि इससे हम बायोपेस्टिसाइड आराम से बना सकते हैं। तो अभी जब वृक्षायुर्वेद मैं पढ़ रहा था, इस सेशन के अंत में मैं आपको श्लोकों के भी दर्शन कराऊंगा कि कैसे श्लोक हैं संस्कृत के, कैसे श्लोक वर्णित है। तो उसके पहले जो सबसे ज्यादा रिपीटेड, सबसे ज्यादा बार बार जो प्रयोग में लाया गया, चाहे वो विश्व वल्लभ हो या सुरपाल के वृक्षायुर्वेद हो, तो कुनाप जल का। कुनाप का अर्थ होता है दुर्गंध। जब
पशु की मृत्यु होती है तो उससे जो दुर्गंध आता है उसे हम कुनाप बोलते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग की, किसान को पशुपालन भी करनी चाहिए, कृषि भी करनी चाहिए, लेकिन दिस इज नॉट अ सोफिस्टिकेशन। ये हमेशा से हम लोग मल्टी क्रॉप करते आए हैं, मल्टी लेयर करते आए हैं, पशु का पालन करते आए हैं, ये सब कृषि का ही हिस्सा रही है। ये अलग अलग नहीं रहा है, ये नहीं रहा है कि 1 एकड़ में हमने सिर्फ धान को लगा दिया, ऐसा कभी नहीं रही थी। ठीक है, तो होता क्या था कि पशु की भी मृत्यु हो गई, अकस्मात मृत्यु हो गई या समय के साथ मृत्यु हो गई, तो वो भी अपना योगदान खेत में दे के जा रहा है। ठीक है, तो उसमें गाय का ताजा गोबर, गौमूत्र, पशु पक्षी के अवशेष, पानी, तिल की खली, मधु, उड़द दाल और घी, इसको मिलाकर कुनाप जल बनाया जाता था। ठीक है, और या तो इसको उबाल कर या फर्मेंट कर कर मतलब 25 दिन तक इस मिक्सचर को जो है छोड़ दिया गया। ठीक है, तो यहां पर जो एलिमेंट है इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो जैसे कि उड़द दाल है तो हम क्या बात करते हैं कि प्रोटीन है, दाल में प्रोटीन होता है। ठीक है, तो प्रोटीन है मतलब एमिनो एसिड है, मतलब ग्रोथ हार्मोन है। घी, घी क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स हम बात करते हैं बहुत। सो ये भी जो मिट्टी जनित रोग है या रूट का जो ग्रोथ है, रूट की जो इम्यूनिटी है, उसमें इसका योगदान है। जो पशु पक्षी के अवशेष है मतलब उसमें कैल्शियम होगा, उसमें ब्लड होगा, ब्लड होगा तो उसमें एनपीके होगा, उसमें मांस होगा। तो उसी तरह गौमूत्र है, उसका जब हम लैब टेस्ट कराते हैं उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स हैं। और ये एक वन ऑफ द बेस्ट सोलबलाइजर है। कुछ भी हम दवाइयां बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि वो मिक्सचर जो है पूर्ण तरह से घुल जाए ताकि वो जो काढ़ा है, वो जो तरल पदार्थ है, इवन आयुर्वेद में कि हम उसे पिए तो वो शरीर उसको एब्जॉर्ब कर ले, तुरंत पहचान ले। तो गौमूत्र क्या है? एज अ सोलबलाइजर, इन सारे अलग अलग तत्वों को मिलाने में और अपना गुण धर्म भी वो देता है जो गौमूत्र में पाया जाता है। और फिर गाय का ताजा गोबर, गाय का ताजा गोबर हम बात करेंगे। ताजा गोबर मतलब जो आंत से निकली हुई जो जीवाणु है वो एकदम शुद्ध है, और जो माइक्रोबियल कल्चर के रूप में 50 से ज्यादा जीवाणु, तो ये एज ए स्टार्टर कल्चर जो है इस सॉल्यूशन को मिलता है। और ये जब मिक्सचर बनता है तो इसमें जीवाणुओं की संख्या बहुत बढ़ती है, और ये मिट्टी में और पौधे में जो दोष है, जो हम बात कर रहे थे वात पित्त कफ, उसको दूर करता है। तो दोनों जो मैंने अभी बताया जैसे पंचगव्य या कुनाब जल, ये सिर्फ एक फर्टिलाइजर नहीं है। ठीक है, ये आप समझ लो कि फर्टिलाइजर तो है, पेस्टिसाइड भी है, ग्रोथ हार्मोन भी है, और और इम्यूनिटी बूस्टर भी है। मतलब अभी किसान जो समस्याएं आती है एग्रीकल्चर में, 10 तरह की दवाइयां खरीदता है, और 10 तरह की दवाइयों के लिए और 10 तरह की उसे नॉलेज सिस्टम चाहिए, उसे इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, ये समस्या आ जाती है। उसे डोज नहीं दिखता कि कितना डोज हमें करना है। केमिकल फार्मिंग का ये भी इश्यू है कि वो अच्छी रहती बट उसका डोज जो है इतना एक्सेस हो गया कि वो विकराल रूप अपना धारण कर लिया। लेकिन इस कृषि में कितनी सुलभता है। सिर्फ हम एक कुनाप जल, अगर मुझे कृषि नहीं भी आती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मैं कृषि करना चाहता हूं, चाहती हूं, सिर्फ कुनाप जल या पंचगव्य में बना लूं, मैं कृषि कर सकता हूं थ्रू आउट लाइफ, 15 साल 20 साल, जितना आपको खेती करना है। आप इन्हीं दो सॉल्यूशन से, आपको और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। इसका बस डाइल्यूशन 1%, 3%, 5% बनाकर नर्सरी में छोटे पौधे, शिशु पौधे में, बड़े जब वृक्ष हो जाएं, फल हो जाएं, उसका बस कंसंट्रेशन चेंज कर कर करके हम इसको ही बस प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो आज के समय में फिर वही बात हो गई कि मधु को हम प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, मैं झारखंड से हूं, रांची से हूं, तो यहां पर फॉरेस्ट हनी मिल जाती है और सस्ते में मिल जाती है, तो हम मधु को प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो जो एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन ने भी जो डेवलप किया, या हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो रांची में है, तो उन्होंने 1 किलो गोबर, 1 लीटर गौमूत्र, 1 किलो मृत मछली या अन्य पशु, प्लस 2 लीटर पानी, प्लस सरसों, मूंगफली और सोयाबीन। ठीक है, ये जो हम प्रोटीन की बात करते हैं या फिर और भी ग्रोथ पोटेंशियल की जो हम बात करते हैं, इससे भी एक हर्बल कुनाप जल, इसमें आप पशु को हटा दें, मछली को हटा दें, जो मान लीजिए जानवरों से दूर रहते हैं, उनके लिए भी क्या व्यवस्था है कि वो घास को, अब
कृषि में खरपतवार से सब बहुत परेशान रहते हैं कि वीडीसाइड मारना है, लेकिन आप देख ले कि गाय जब हट गई तो घास भी तो मेरा कोई काम का नहीं रहा, इसलिए मेरा घास सरदर्द हो गया। जब गाय आ गई तो घास भी खा रही है और वो फ्रेश फूड खा रही है, और हम उससे कुनाब जल में भी प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो 5 लीटर ही कुनाब जल से हम उसे 100 टाइम्स वाटर मिला के 500 लीटर कुनाब जल तक हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए वृक्षायुर्वेद पूरा जो मैंने स्टडी किया उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के प्रिमिटिव बोले या नेचुरल फार्मिंग करना चाहते हैं उसमें जो ये है कुनाब जल, ये बहुत ही उपयोगकारी है। अब ये जो श्लोक है, हम आज की कृषि में क्या बात करते हैं कि पेस्टिसाइड से बनाना है, पेस्ट अटैक हो गया है, रूट डिजीज हो गई है, पौधे मर रहे हैं, फ्रूट क्यों नहीं आ रहा है, फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है। और वृक्षायुर्वेद में देखिए एक ऐसा मेथड है जिसमें बिजली गिर गई है वृक्ष पर, उस वृक्ष को कैसे जीवन प्रदान करें, वापस उसमें से कैसे तना निकले, उसकी विधि दी गई है। मतलब आप आप समझ लीजिए प्लांट प्रोटेक्शन की पराकाष्ठा है, ये लिमिट है। मतलब बिजली जो वज्रपात है, जो लाइटनिंग हो रही है, उसके बाद का जो कंसिक्वेंस है, उसके बाद हम पौधे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसके एडवांसमेंट की लिमिट समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा एडवांस है। तो जिसे संस्कृत नहीं भी समझ में आ रही है इस श्लोक का अर्थ, तो उसमें से कुछ कुछ जो शब्द हैं उसको मैंने अलग कर दिया, जैसे मधु, मुग्ध, तिल। तिल को हम सिसा में जैसे हम जानते हैं, मधुका मतलब महुआ, मुग्ध मतलब ग्रीन ग्राम हरा चना, मास, मास मतलब जो षटकोण वाला श है मास, पल्सेस मतलब ऐसा जो प्रोटीन वाला जो दलहन फसलें हुई वो मास हो गई, उशीरा वेटिवर, वेटिवर घास, मुष्टा मधु, मिल्क। उसके बाद आप देखिए नाग जिह्वा, कुमुदती, तिल फिर से वही सिसा में, कंद जड़ मतलब शैवाल, अलगी जो तालाब में पाया जा रहा है, लोटस बल्ब मतलब तालाब के जो कमल फूल की जो जो बल्ब के रूप में। तो इतने सारे आप देख लिए इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके कुछ ऐसा बनाया जा रहा है, कुछ ऐसा पेस्ट बनाया जा रहा है, कुछ ऐसा स्प्रे बनाया जा रहा है जो जहां पर बर्न हुआ है पौधा बिजली गिरने से, उसे भी ये रेजुवनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये मेरी आने वाली पुस्तक की जो कवर पेज है उस पे ध्यान से आप देखें कि मैंने बरगद पेड़, बैल और एक किसान जो हल के साथ है उसको दर्शाया है। तो आपको महिला भी दिख रहे होंगे, अभी का जो एग्रीकल्चर है वो महिला ही आधारित हो गई है। हमारे पुरुष जो हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं झारखंड से, बिहार से, तो अभी जो कृषि है वो महिलाओं पर ही टिकी हुई है। तो हम फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट हो चुका है। तो ऐसा क्यों होता था कि गांव में हमेशा एक बरगद का पेड़ होता था? तो पेड़ जो है, बरगद का जो वृक्ष है, वो कई सालों पुराना होता था। उसका मतलब है कि उसके जो वृक्ष के नीचे की जो स्थान है, उसमें जो छाया है, वो कई वर्षों से रही होगी। तो वहां पर जो जीवन है, जैसे एक एक जीवन को, जैसे मनुष्य को प्यास लगती है, उसे धूप उतना पसंद नहीं है, उसे ऑक्सीजन रिच बहुत अच्छा चाहिए, उसे नेचर के बीच बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरह जीवाणुओं को भी, माइक्रोब्स को भी जो मिट्टी में पाए जाते हैं, उन्हें भी ऐसे ही चीजें पसंद है। ठंडा पसंद है, ऑक्सीजन पसंद है, छाया पसंद है, ठीक है, गुड़ पसंद है, जीवामृत पसंद है। तो पहले क्या होता था कि जब किसी कृषि भूमि को अगर हमको एक्टिवेट करना है, जो कई वर्षों से मान लीजिए नहीं हुई है कृषि, तो उसमें, और उसमें धूप की किरणें, सूर्य की किरणें लगातार पड़ रही है, नेकेड टू सन है, सॉइल इरोजन हो रहा है, मिट्टी कट रही है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है, जैविक कार्बन एकदम कम हो गया, तो जीवाणु नहीं है, तो जीवाणु से छिन्न हो गई है अगर भूमि, तो ये जो बरगद, जो गांव में एक बरगद का वृक्ष है, उसके नीचे का 2 मुट्ठी लेके भी सिंपली अगर हम खेत में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो जीवाणु जो है वो, उसकी जो पॉपुलेशन है, उसकी जो जनसंख्या है, वो शुरुआत हो जाती है आपके मिट्टी में। ठीक है, और फिर ये मैं बता दूं कि ये जीवाणु जीवाणु या माइक्रोबायोलॉजी को मैं क्यों ला रहा हूं। हम जो ये कृषि करते हैं या सॉइल टेस्ट कराते हैं, तो हम बोलते हैं नाइट्रोजन इसमें कम है, फास्फोरस इसमें कम है, पोटेशियम कम है। आपको ये ताज्जुब होगा कि झारखंड तो मिनरल रिच स्टेट है, यहाँ तो
लोहा है, तांबा है, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। फिर भी जब हम सॉइल टेस्ट कराते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट निकलता है मेरे मिट्टी, मेरी सॉइल। फर्टाइल नहीं हम बोल पाते हैं। पठार क्षेत्र है, प्लेट्यू रीजन है, तो सॉइल इरोजन भी बहुत होता है। तो ये जो जीवाणु हैं, ये क्या करते हैं कि ये जो मिनरल्स हैं, इसको डिसॉल्व करने का काम करते हैं। ऐसा डिसॉल्व करते हैं कि पानी में घुल जाते हैं। और जो मिनरल पानी में घुलते हैं, वही सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में दिखता है। मतलब अगर सॉइल टेस्ट रिपोर्ट खराब है, इससे डरने का जरूरत नहीं होता है कि मिट्टी खराब है। इसका बस ये मतलब है कि ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है, आपके मिट्टी में जीवाणु नहीं है। प्रकृति को ही उसे उपजाऊ बनाने दो। इसलिए आप बहुत सारी स्टोरीज भी सुनते होंगे कि इस दंपत्ति ने, इस कपल ने, इस फैमिली ने ये बैरन लैंड को कन्वर्ट कर दिया फर्टाइल फॉरेस्ट में। इन्होंने बहुत मेहनत की होगी। तो लोग जो कर रहे हैं पर्मा कल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री या क्या कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? ये एक ऐसा कैनोपी मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऐसा सिस्टम ला रहे हैं कि मिट्टी में जीवन आ जाए। मिट्टी के नीचे अगर जीवन आ जाएगा तो मिट्टी के ऊपर जीवन अपने आप आ जाएगा। तो ये जो बरगद का वृक्ष है, जो हमारे ग्रामों में हुआ करता था, तो इसकी एक मुट्ठी ही काफी थी, 2 मुट्ठी ही काफी थी कि आपके खेत में फिर से जीवाणु वो आ जाए। और ये एक रिजर्वॉयर था, एक रिजर्व था। इसके नीचे पानी का भी एक रिजर्वॉयर है, इसके नीचे एक रिच मल्टी डाइवर्स माइक्रोबियल कल्चर का भी रिजर्व है। तो जो भारतीय पर्यावरण सोच के बारे में हम बात करते हैं, तो हम अष्टांग योग में जब देखते हैं तो अहिंसा आती है। यम नियम में हम जब बात करते हैं अहिंसा, तो कृषि में भी वो झलकता है। हम कभी भी बायोपेस्टिसाइड बना के ये नहीं करना चाहते हैं कि वो कीड़ा मर जाए, वो खत्म हो जाए, इससे मेरे पौधे बच जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो ये बात लोगों को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि जो कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये डायनासोर से भी पहले के हैं। वो लुप्त हो गए, लेकिन ये भी लुप्त नहीं हुए। और हम लगे हुए हैं कि पेस्टिसाइड बनाओ और इसे खत्म करो। अरे, जिसे प्रकृति ने नहीं खत्म कर पाया, उसे हम क्यों खत्म करना चाह रहे हैं या क्यों कोशिश कर रहे हैं? तो ये हमारा ईगो दिखाता है कि हम कैसे प्रकृति को चाहते हैं कि हम उस पर डोमिनेट करें। ठीक है। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने जो इतना सारा साल रहा है, ये 7,000 10,000 साल का, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया, नेचर को ऑब्जर्व किया, देखा कि ये जो नीम का पेड़ है, ये जो करंज का पेड़ है, ये जो धतूरा का है, यहाँ पर जो है कीड़े मकोड़े बैठना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है। तो हम ऐसा कुछ क्यों नहीं सॉल्यूशन बनाए, और सॉल्यूशन में गौमूत्र का प्रयोग करें। फिर से वही सॉल्युबलाइजर, सॉल्युबल बनाए और उसे स्प्रे करें प्लांट्स पे कि एक लेयर बन जाए पौधे पर, एक कवच बन जाए जो इन कीड़ों को, उनका जो प्रायोरिटी है, वो चाहते हैं कि हम ये नहीं खाएं। उनकी भी प्रायोरिटी है, आज ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। तो वो जब हम स्प्रे मारते हैं तो वो वहां नहीं बैठना चाहते। जब नहीं बैठेंगे तो वहां अंडा नहीं देंगे, वहां प्रजनन नहीं करेंगे। तो केमिकल फार्मिंग में क्या होती है, जब हम पेस्टिसाइड मारते हैं तो हम कीड़ों को मारते हैं। उनके अंडों को हम कैसे मारेंगे? अंडों को, सीड्स को ये प्रकृति ही सबसे ज्यादा प्रिजर्व करती है। ठीक है। तो हम फेल हो जाते हैं कि पेस्टिसाइड इतना इफेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा है। तो हम कीड़ों को ही अपने खेत से दूर रखें या बॉर्डर पे रखें, या उन्हें संतुष्ट रखें कि वो प्रजनन क्षमता अपना ना बढ़ाएं। जब हम पेस्टिसाइड मारते हैं तो वो क्या होता है उनके साथ कि उनको मालूम चल जाता है कि हम जो 45 साल 55 साल जिंदा रह 55 दिन जिंदा रहने वाले थे, वो अब हम 15 दिन जिंदा रहने वाले हैं। तो जो अंडा देने की गति है, वो ये लोग डबल ट्रिपल 10 टाइम्स कर देते हैं। सर्वाइवल आ जाता है उनका कि हम तो मर रहे हैं, तो हम पीढ़ी को अपना बचा लें। तो जब आप प्राकृतिक कृषि करते हैं तो आप नेचुरल साइकिल पे चले जाते हैं। तो जो कीड़े भी हैं, उनकी भी जनसंख्या कम होती है। जब हम मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, जब हम 10-15 तरह की फसलें करते हैं, तो एक कीड़े की जनसंख्या नहीं भागती है। जैसे 1000 एकर्स में अगर आप कॉर्न करें, हेक्टेयर्स ऑफ हेक्टेयर्स में कॉर्न करें, तो आप तो कीड़े को बोल रहे हैं कि इतना प्रजनन करो, तुम्हारे लिए तो अथाह भोजन है। और मल्टी क्रॉपिंग करते हैं तो 10 तरह के कीड़े आते हैं। सो इट इट ब्रिंग्स अ इकोसिस्टम जिसमें मांसाहारी कीड़े भी आते हैं। सब एक दूसरे के पॉपुलेशन को कंट्रोल रखता है, बैलेंस्ड लगता है। प्रकृति अपने आप को संभालना जानती है। ठीक है।
जैसे अभी हम बात करें, जो बच्चे मट्टी में खेलते हैं तो वो उनमें एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं होती है, जो बचपन से गांव में खेल रहे हैं, क्योंकि वो सारे माइक्रोब्स को जान रहे हैं, अच्छे बुरे। बट जो सैनिटाइज कर ले, जैसे हम सैनिटाइज कर ले तो एकदम क्लीन, नीट क्लीन हो जाते हैं, तो अटैक का चांस और बढ़ जाता है व्हेन वी हैव एन एक्सपोजर टू बैड माइक्रोब, और जो हम बात कर ले। तो यहां पर हम मैकेनिकल थिंकिंग में नहीं जाते हैं भारतीय कृषि में कि ये मेरा दुश्मन है, इसे मुझे मारना है। और ये जो गौमूत्र का बहुत हद तक लोग जैसे मजाक उड़ा देते हैं, अब देखिए इस पे मैंने एक पेटेंट नंबर लिखा है, गौमूत्र पे जो पेटेंट है, टोटल तो 6 से ज्यादा है पेटेंट, और लगभग 50 से ज्यादा लोग पीएचडी कर रहे हैं गौमूत्र पे। तो ये इस पेटेंट में मेंशन किया हुआ है चरक संहिता के बारे में, कि कैसे चरक संहिता में ये जो इंग्रेडिएंट है ये बार बार प्रयोग में होता आया है। तो अभी मैं एक थॉट प्रोसेस को क्लियर कर देना चाहूं कि कैसे मैं दूरी बना लेते हैं लोग, दूरी बना लेते हैं, अरे ये गौमूत्र है, ये कचड़ा चीज है, ये इसको हम कैसे इनटेक ले, ये कैसे बढ़िया चीज हो सकता है। तो मैकेनिकल थिंकिंग क्या होती है, देयर इज सम इनपुट, एक प्रोडक्शन होता है, एक वेस्ट होता है, वेस्टेज होता है, बाय प्रोडक्ट होता है। ओके, जब तक बाय प्रोडक्ट या वेस्टेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं था पूरे वर्ल्ड में, तब तक ये सर्कुलर इकोनॉमी या रिसाइकलिंग की कोई बात नहीं कर रहा था। मैं आपको क्लियर बता दूं, ये कोई प्रकृति के बारे में नहीं बात कर रहे थे, रिसाइकलिंग के बारे में कोई किसी को लेना देना नहीं था। उन्हें बस ये मालूम था कि रिसाइकलिंग अगर हम करते हैं तो इकोनॉमिक फायदा मिलेगा, आर्थिक रूप से फायदा मिल रहा है, इसलिए वो फिर रिसाइकलिंग पे आ गए। लेकिन जब हम भारतीय सोच पर आ जाते हैं, जैसे हमारा जो जीवन मरण वो चक्र के रूप में है, एक लीनियर नहीं है हमारा लाइफ, उसी तरह हम बोलते हैं कि विनाश से ही सृजन होता है। ये जो पतझड़ में प्रकृति में ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई कि साल में एक बार सारे पत्ते गिर जाते हैं, सारे पत्ते गिर जाते हैं, फिर वो नीचे जड़ के पास डिकम्पोज होते हैं, ह्यूमस बनता है, और फिर उसी पेड़ को वो नया जीवन देते हैं। अभी बहुत लोग हैरी पॉटर का बहुत फैन है, तो वो फिनिक्स की बात करते हैं कि कैसे उसमें माया पंक्षी जो है मरती है वो पंक्षी, और उस पंक्षी से ही, उस मृत डिकम्पोज्ड मटेरियल से ही उस पंक्षी का जन्म होता है। लेकिन ये तो प्रकृति में हर दिन हो रहा है। लेकिन ये जो केमिकल फार्मिंग है ये इसी को ब्रेक कर दे रही है, इस साइकिल को ब्रेक कर दे रही है। हम एक को दुश्मन समझ के नए नए दुश्मन क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारी कृषि में, हमारी सोच में, ये जो गौमूत्र है या जो गोबर है, ये बाई प्रोडक्ट या वेस्टेज नहीं है। हाँ, अगर गाय स्वस्थ नहीं है, बांध के रखे हैं, उसे प्रताड़ना मिली है, तो उसका गोबर भी जहर के रूप में भी होगा, उसका दूध भी उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वो अगर प्रकृति के रूप में एक हिस्सा है, वो जो गोबर मतलब खुले में चर रही है, स्वच्छ पानी पी रही है, हरा चारा खा रही है, उसे जो मन है वो खाना चाह रही है। आप भी गाय के सामने 5 तरह का चारा रखो, उसे जो मन होगा वो खुद अपना चयन कर सकती है, वो उतना इंटेलिजेंट है। तो हमारी कृषि में आप देखिए बहुत प्रिमिटिव लग रही है कि गोबर गौमूत्र की बात हो रही है, लेकिन आप देखिए कि ये सबसे एफिशिएंट है। हम आज क्यों मड हाउसेस की बात कर रहे हैं, हम क्यों आज बात कर रहे हैं कि हम ऑफ ग्रिड हो जाएं, जितना ज्यादा गैजेट्स का कम यूज करें। आपको लगेगा हम तो प्रिमिटिव ही होते जा रहे हैं ना, बट प्रिमिटिव नहीं। प्रकृति, पृथ्वी बायोमास पे ही चलती है और सोलर एनर्जी पे ही चलती है। तो हम प्लांट्स को या पौधों को या गोबर गौमूत्र को यूज करके हम बस उसी सिस्टम का हिस्सा होना चाह रहे हैं और कुछ नहीं, और उस नियम को नहीं तोड़ रहे हैं, तो हमें भी उसका दुष्प्रभाव नहीं मिल रहा है। आज एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन था और मेरा मेन मोटिव ये था कि ये शब्द जो है जो कालांतर में कहीं गुम हो गया है, वो मेन स्ट्रीम कैसे आए। और ये जो हम भटक रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, होमा फार्मिंग, बायोडायनेमिक फार्मिंग, अमृत कृषि, कृषि बेस्ड ऑन पंचगव्य, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो हम वो अपनाएं जो 7,000, 10,000 या उससे भी कहीं ज्यादा सालों तक भारत की जनसंख्या को संभाले हुए था। हमारी पॉपुलेशन आज ज्यादा नहीं है, हमेशा से ज्यादा ही रही है, और हमेशा से हम प्रोडक्शन और मैनेजमेंट की बात करते आए हैं एग्रीकल्चर में। थैंक यू। पहला सवाल तो ये है कि जैसे आपने बोला ऑर्गेनिक उसका हम पहले से ही करते थे, तो ये विलुप्त कैसे हो गई? ठीक है, तो मतलब क्योंकि अगर किसान शुरू से करता रहता तो उसका क्योंकि नई पत्ती भी पड़ा देगा
ये तो ये वाला इनऑर्गेनिक से अच्छा होगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ। दूसरा, अभी में हमने देखा कि कुछ पिछले 5-10 सालों में ऑर्गेनिक के ऊपर जोर थोड़ा ज्यादा हो गया है, ठीक है। ठीक है। तो क्या हमको वो रिजल्ट ग्राउंड पे भी दिख रहा है कि लोग ऑर्गेनिक को अपना रहे हैं, या फिर वो सिर्फ नाम का ही हमें दिख रहा है? और तीसरा था कि आपको जैसे ये नॉलेज है, मतलब आप जैसे, मैं भी इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ अभी, तो आपको ये नॉलेज कैसे मिला कि मतलब ओके। हमें इसको लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले लुप्त होने का मैं आपको बताता हूँ कि लुप्त कैसे हुआ। ठीक है। अभी पूरे वर्ल्ड में कोई भी इनोवेशन की जब बात होती है तो क्या बात होती है कि इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या है या स्केलेबिलिटी क्या है। जब स्टार्टअप की बात होती है तो हम क्या बोलते हैं, ये स्केलेबल है कि नहीं। तो जब यूरिया यूरिया का आना हुआ तो यूरिया क्या है, एक एक बोरे में 50 केजी बोरे में हम ऐसे 1 एकड़ में छींट दें, फेंक दें, कितना आसान काम है। ठीक है, कृषि व्यवस्था के बारे में हम नहीं बात कर रहे, लेकिन एक एक जो जो मेरी श्रद्धा होनी चाहिए गौ पालन करने में, वो एक एफर्ट लगता है। पहली बात, ठीक है, गाय को पालन करना, उसे उसे स्थान करना, उसकी सेवा करना, उसके बाद हमें गोबर प्राप्त होगा, तब हम खेत में डालेंगे, पहली बात। ठीक है। तो एक तो किस कृषि जो है वो सुलभ हो गई, और वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं हुई। जैसे हम किसी भी इंडस्ट्री में बात करें तो हम बोलते हैं ना, 8 घंटा 7 घंटा 9 घंटा काम करते हैं तो वो व्यक्ति को उतना पैसा मिलता है। लेकिन अभी कृषि में पर डे का आधा घंटा भी मोर देन एनफ है, अगर हम केमिकल फार्मिंग में जाते हैं तो ये जो बैलेंस है कि समय ही नहीं देना चाहता है फार्मर। लेकिन वो जो यूरिया है, वो एक तो उसमें सब्सिडी दिया गया है, पहली बात। अगर सब्सिडी को भी हम हटा दें तो शायद यूरिया का प्रयोग कम हो जाए। तो एक ऐसा सिस्टम जो दूसरे के ऊपर इंपोज कर रहा है, और 40-50 साल हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए भी ये ज्ञान भुला दिया गया है। दूसरा, जो 5-10 साल से जो आप बोले कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, लगभग 20 साल से ज्यादा हो गया है भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना पांव जमाए हुए। और समस्या है जिसमें भी प्रकृति के प्रति प्रेम नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, एथिक्स नहीं होगा बिजनेस में। मतलब मुझे बस प्रॉफिट कमाना है, तो अभी ब्रांडिंग और फेज चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, तो एक सर्टिफिकेशन लो और बेच दो, तो मिलावट आएगी ही आएगी। तो प्रकृति के प्रति प्रेम नहीं है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग उनके लिए है भी नहीं। ठीक है, पशु के प्रति प्रेम नहीं है तो वो इश्यूज है। इसलिए मैं बोलता हूं बार बार कि सर्टिफिकेशन पे अगर आपको लग रहा है कि डाउट है, तो आप किसानों से कनेक्ट होने की अगर कोशिश करते हैं, या ग्रोवर्स से सीधा कनेक्ट हो जाइए, और इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक तो सस्ता वो हो जाएगा आपके लिए। और तीसरा आपका जो सवाल था, तो उसमें जो आप ज्ञान मिला, तो पहली बात तो मैं 4 साल जो है, 5 साल हो गए इस कृषि क्षेत्र में, और 1.5 साल 2 साल बहुत सारी गलतियां की हैं। और ये जो लॉकडाउन में जो समय मिला, उसमें मैंने वेदों का जब अध्ययन प्रारंभ किया, तो आप भी ऋग्वेद को देख सकते हैं, अथर्ववेद को देख सकते हैं। तो वो एक ट्रेल, एक 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 मुझे पॉइंटर्स देता गया कि अब आप इसको पढ़ो, ये शब्द ढूंढो, वृक्षायुर्वेद कहाँ है। तो ऐसे करते करते फिर मुझे कुछ फाउंडेशंस मिले जो इस पर काम कर रहे हैं, जैसे हैदराबाद सिकंदराबाद में है या महाराष्ट्र में है। तो उनसे भी जुड़ के ये ज्ञान मुझे प्राप्त हो। जैसे आप, अब कोई मेरे से सीधा जुड़ेगा तो उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मैं तो सीधा आ, आपको वो रेडी टू यूज नॉलेज सिस्टम प्रोवाइड करवा सकता हूँ। मेरा ऐसा सच कोई सवाल नहीं है, बल्कि एक शुभकामना है रवि जी को और उनकी पूरी टीम को कि एक अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों ने शुरू किया है ऑर्गेनिक को प्रमोट करने का। अभी देवांश गुप्ता जी का जो सवाल था कि ये कैसे रिप्लेस हो गया, तो हम लोगों के पास जानकारी तो उतनी ही होगी जब से जितनी हमारी आयु है। जब से हमारा जन्म हुआ और जब से हम लोगों ने होश संभाला है, तब से जो परिवर्तन देख रहे हैं अपने आसपास, उसको ही, उसी अनुभव को एक दूसरे से हम साझा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ठीक है, वो कालखंड में वो बदलता रहता है, परिवर्तन संसार का नियम है, ये हम लोगों के शास्त्र में भी लिखा हुआ है। लेकिन अगर बारीकी से मैं जो देखता हूँ चीजों को, सबसे पहले तो आपको रवि जी और पूरी टीम को इस इनिशिएटिव के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आप एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। आज मैं पहली बार इस ग्रुप से जुड़ा शुभम के माध्यम से, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहीं मैं भी कृषि में काफी रुचि रखता हूँ। ऐसा तो मैं बैंकिंग सेवा से हूँ, लेकिन अभी थोड़ा कुछ पर्सनल रीजन से मैं रीलोकेट हो गया हूँ, बेंगलोर से आजकल पटना ही रह रहा हूँ। और ओके ओके। क्योंकि कृषि प्रधान स्टेट है, तो यहाँ
कुछ हम लोग भी इस पे काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई बहुत कि बढ़िया। चलो, कुछ समय तो ऐसा लग रहा था जैसे ये कुछ अजीब सा काम हो, लेकिन आज आप सब यंग लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं, एक टीम कहीं ना कहीं और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं और एक अच्छा प्रयास बहुत बहुत से स्तर पे ही इस पे हो रहा है। परिवर्तन का सवाल जो उनका था गुप्ता जी का, वो उस पे मुझे देखिए, छोटी छोटी चीज, हम लोग सब लोग ग्रामीण क्षेत्र से ही संबद्धता रखते हैं। अगर एक दो जनरेशन पहले चले जाएं, दादाजी चाहे उनसे पहले का, तो हम लोग सभी गांव से ही आते हैं। पहले चापाकल में हम लोग पानी पीते थे, सभी को याद हो, हैंडल से हम लोग, और वो पाइप जो होता था वो पानी में डिप होता था, ठीक है, और लोग 100-100 साल लोगों की आयु होती थी। फिर समय बदला, पंप आ गया, मोटर पंप लग गया, सब घर घर में इंस्टॉल हो गया, और समर्सिबल पंप एक बहुत कॉमन नाम है जो सब लोग उससे परिचित होंगे। तो समर्सिबल लगाया गया, पानी का स्रोत ही गंदा हो गया। फिर तरह तरह की बीमारी होने लगी, पानी में गंदगी की वजह से लोगों को घुटना में दर्द, महिलाओं चाहे पुरुषों, सब लोग उसके भोगी रहे, और तरह तरह की बीमारी जब पनपी तो लोगों को लगा कि ये पानी की गड़बड़ी से हो रहा है। फिर वाटर प्यूरिफायर आ गया, लोगों को बताया गया कि जब पानी गंदा हो गया तो अब आप साफ पानी का उपाय है मतलब कि पहले वाटर। पहले समस्या को खड़ा करो और फिर मेरा उसके कोई प्रति एक सवाल, प्रोडक्ट लाओ और मार्केट करो। जी जी यस। जी, कहीं ना कहीं भारत को, हमारे कंट्री को, कुछ लोगों की दृष्टि में ये देश से ज्यादा एक बाजार दिखाई देता है, और तरह यस तरह के यस माध्यम से वो चीजों को एक्सप्लॉइट यस यस किया जाता है। हो सकता है ये यस। भी एक कारण रहा हो कि हम लोग ऑर्गेनिक खेती से यूरिया चाहे केमिकल खेती के तरफ। ये जो सर है, इस पे अगर एक्सप्लेन करूं तो उस पे भी एक सेशन पूरा चला जाएगा, क्योंकि जैसे वो नालंदा से ही शुरुआत होता है। आप जैसे बोले ना कि ज्ञान कहाँ लुप्त हो गया, तो वो जो बर्निंग में किताब क्या क्या जले थे, और दूसरा ये जो ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज क्या क्या चोरी करके ले गए, जो मैंने बताया ना शुरुआत में कि बॉडलियन लाइब्रेरी से इसको मंगाया गया। और सोचिए, ये कुछ कुछ दशक पहले की बात है, 100 साल पहले तो हमने अर्थशास्त्र को मंगाया। जैसे हम बार बार चाणक्य नीति ये सब बात करते हैं, तो पुस्तकें लगभग मोर देन थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड यूके, ब्रिटेन, यूएस में जो है, जर्मनी में ये बिखरी पड़ी है हमारी पुस्तकें। और जब आप प्रोफेशन को छोड़ते हैं, हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी कि किसान का बेटे से किसानी कर रहा था, लेकिन अब हम तो प्रोफेशन अगर छोड़ता है, जैसे यादव अगर दूध पालन नहीं करता है तो उसका जो नॉलेज सिस्टम है उसके साथ चला गया, पहली बात। तो जब नए लोगों की एंट्री होगी तो उसे तो एकदम ही मुश्किल सा काम लगेगा, और ये लगेगा कि स्किल डेवलपमेंट मुझे चाहिए। लेकिन जो एक बच्चा अगर स्किल्ड फैमिली में जन्म लेता है तो बचपन से वो चीजों को देख रहा है। तो ज्ञान का एक एक परवरिश से भी बहुत ज्यादा संबंध है कि कहाँ वो बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे भी जुड़कर अच्छा लगा। मेरा क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफिक है। हम दिल्ली में रहते हैं और मेरे पास कुछ 80-100 के आसपास छोटे बड़े गमले हैं जिनमें हम लोग थोड़ा सा अपना गार्डनिंग का कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास एक तो फ्रेश गोबर तो शायद अवेलेबल नहीं होगा, पर हम कहीं से ले भी आए तो क्या ये सिस्टम हमारे गमलों की जो गार्डनिंग है, जो हमारा छोटा टाइम गार्डन होगा, उसमें चल जाएगा? और क्या मुझे जो नॉर्मल पेस्ट्स वगैरह जो मेरे गार्डन में ही लग जाते हैं, उनसे भी कोई सॉल्यूशन इसी की तरफ से मिल सकता है? और मोर इम्पोर्टेंटली एक रिक्वेस्ट मेरी संगम टॉक से है कि जब सर की बुक पब्लिश हो तो प्लीज हम लोगों को एक हेड्स अप दे दीजिएगा सो दैट वी बाय इट ऑन टाइम। सबसे पहली बात कि जो पंचगव्य मैंने बताया, ठीक है, कुनाप जल तो आप प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन पंचगव्य जो है तो उसमें जो घी का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो कोई भी फर्टिलाइजर जिसमें थोड़ा सा भी घी का प्रयोग होगा तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। मतलब लगभग आप 4 महीने 5 महीने तक रख सकते हैं उसको, पहली बात, ठीक है। और 1 लीटर से लगभग 33 टाइम्स पंचगव्य मल्टीप्लाई होता है। ओके, सो आपको अगर करनी है फार्मिंग या टेरेस गार्डनिंग में, तो आप किसी से भी पंचगव्य जरूर बनवा लो। मतलब खुद से मत बनाओ, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जिसमें 19 दिन का प्रोसेस लगता है बनने में। तो ग्रामीण क्षेत्र या कहीं भी हो, या पंचगव्य अगर आपको उपलब्ध हो रहा है, उसकी जो कॉस्टिंग है फार्मिंग के हिसाब से मैं बोलूँ कि 300 से रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में बहुत महंगा मिलता है, ठीक है, बट एक क्रूड सेंस में भी अगर हम बनाए पंचगव्य को, तो पंचगव्य को आप साल में 3 बार आप मंगा लें। आपका जो सॉल्यूशन है, आप स्प्रे का जो क्वांटिटी आप डिसाइड कर ले कि 100 लीटर जाता है पूरा एक सीजन में मेरा स्प्रे, तो उस हिसाब से आप पंचगव्य पे ही पूरी फार्मिंग कर सकते हैं और कुछ जरूरत नहीं है आपको।
सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सीड्स में आजकल दिक्कत आई है, मतलब सीड्स को भी बहुत मॉडिफाई कर दिया है एग्रीकल्चर में, तो हम ओरिजिनल देसी सीड को कहाँ ढूंढें, या जो सीड्स आज मार्केट में आ रहा है वो देसी हो सकता है क्या इस प्रोसेस के थ्रू? देखिए, मैं बोला ना कि बिजनेस इकोसिस्टम हमेशा स्केलेबिलिटी और मोनोपोली चाहता है, मोनोपोली। ठीक है, तो सीड क्या है, मतलब हाँ, ये भी एक किसानों की समस्या रही है। पहले सीड उसका था, खाद उसका स्वयं का था, घर के लिए खाता था, फिर जो सरप्लस बचा उससे बेचता था। अभी ना सीड उसका है, ना खाद उसका है, ना खाना उसका है, वो भी एक ही क्रॉप करता है, मतलब खाना भी खरीदता है, खाद भी खरीदता है और सीड भी खरीदता है। तो इसलिए भी एग्रीकल्चर वो मॉडल एक फेलियर है, पहली बात। तो सीड मार्केट में तो मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता देसी सीड? क्योंकि एक सीड अगर आप लगा दे देसी सीड तो वो फिर अगले बार भी काम आ जाएगा, फिर अगले बार भी काम आएगा, मतलब 3 4 5 साल तक काम आएगा। और बीज आपको रखने की अगर बहुत अच्छी कला आती है तो आपको बीज खरीदनी ही नहीं पड़े। तो कोई दुकानदार ऐसा चीज क्यों रखेगा कि एक बार खरीदो फिर दुकान ना आना पड़े? ठीक है, तो ये तभी मिलेगा जब जब ये कंटिन्यूअस फार्मिंग होगा, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है कि प्रिजर्वेशन करे, बीजों को बचाए। तो उसका एक दूसरा तरीका क्या है कि खेती होते रहे एक कम्युनिटी के रूप में। तुम ये कुछ उगाए, फिर हमेशा 5% सीड के रूप में रखा, 10%, तो कल्टीवेशन करते रहे तो उसकी प्योरिटी जो है मेंटेन रहेगी। और जब मैं उसे रख दूंगा तो उसमें कंटामिनेशन होगा, उसमें बहुत बीमारियां होंगी, समस्याएं खड़ी होंगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब 50 60 लोग एक साथ आ जाएं और वो कल्टीवेशन बस करें सीड प्रिजर्वेशन के लिए। आपके पुस्तक के बारे में कुछ बताएं। पुस्तक जो है ये बस छूती है वृक्षायुर्वेद को। वृक्षायुर्वेद आधारित नहीं है, मतलब क्योंकि ये लिटरेरी वर्क मैं नहीं करना चाहता था। ये एक मैनुअल है जो कृषि आपको करनी है, जो इसमें मॉडर्न फार्मिंग भी है लेकिन वो नेचुरल वाली जो होगी, ऑर्गेनिक वाली जो होगी, और प्राचीन भी है। और उसका एक इकोनॉमिक एनालिसिस भी है कि उसकी जो खर्चे हैं। अब देखिए बहुत सारी मेथड है लेकिन वो इतना महंगा हो जाएगा आज के समय के हिसाब से, तो वो भी यूज के लायक नहीं है। सो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी पे भी मैंने बात की है। तो बुक में, और संहिता मतलब क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ बोल सकते हैं कलेक्शंस। अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग विधियां जो हैं, जो भी हो सकती है, जो आपको सूट करे, आपके क्षेत्र में हो, तो उसके बारे में बात है। पेस्ट मैनेजमेंट के बात में और प्रोडक्शन के बारे में बात है, जो जो फार्मर के लिए सबसे ज्यादा बड़ा कंसर्न है। और ये कब अवेलेबल होगा रवि जी, और कहाँ से खरीदे? ये अभी स्पेशल रूप से तो हमारे जो फेसबुक पेज है वहां से तो जाहिर है। अमेजन पे ये अवेलेबल हो जाएगा, कुछ एक वीक में ही हो जाएगा। लेकिन अभी भी अगर आप चाह सकते हैं तो कुरियर बेसिस पे तो हम बुक्स दे ही रहे हैं लोगों को। रवि जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम गौमूत्र को ही शुभ क्यों मानते हैं, बाकी जो शाकाहारी जानवर है उनके मूत्र को इतना अच्छा क्यों नहीं माना जाता? ओके, सिर्फ गाय को नहीं, तुलसी को भी आप लीजिए। देखिए आप, ये जो हमारे मीमांसा बोल दे या हमारी जो संस्कृति है उसमें इन दोनों का इतना इंपॉर्टेंस क्यों, या ये हमारे घरों में क्यों होते हैं? ठीक है, तो जैसे जो गाय है उसकी जो सूर्य केतु जो हम बोलते हैं, ऊपर जो जो हम्प जैसा आपको दिखता है, ठीक है, तो वो यूवी रेडिएशन से जो है उसकी बहुत हद तक मदद करती है, पहली बात। और ये तुलसी के साथ भी है। सारे हर्ब्स जो है हम पहाड़ों, हिमालय या अलग अलग जगह से बात करते हैं, लेकिन तुलसी को हम घर में उगाते हैं। तो उसमें भी जो यूवी रेडिएशन का जो असर है, आप चेक कर सकते हैं कि वो बहुत कम होता है। तो कोई भी खुली में चीजें हैं, जो गाय भ्रमण कर रही है, बाहर जा रही है, तो उसमें रेडिएशन का असर एकदम मिनिमाइज्ड रूप में है, पहली बात। ठीक है, दूसरा, उसका जो भोजन है, उसका जो भोजन है, गाय का जो भोजन है, एक तो मांसाहारी नहीं है, ठीक है, और उसकी जो इंटेस्टाइनल, उसकी जो जो शरीर की संरचना है, हम बोलते हैं ना कि सारे देवताओं का वास है, भगवान का वास है, तो वो एक ऐसा पशु है, पशु से कहीं ज्यादा बढ़कर है, जिसमें से जो गौमूत्र निकल रहा है वो बहुत ही मतलब उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं कि बकरी अगर हम यूज करें या बाकी जानवर उसका अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये उनसे बेहतर है। ओके, ये उनसे बेहतर है। सो हम सबसे बेहतर कोई हम देखना चाहेंगे। अगर हम दवाई बनाएंगे तो मैं क्यों थोड़ा सा कम एफिशिएंट इंग्रेडिएंट को मैं यूज करूंगा?
सर आपने बोला कि ऑर्गेनिक खेती के भी थोड़े बहुत नुकसान होते हैं, तो थोड़ा उस पर और इलेबरेट कर दीजिए। और ये मैं पूछना चाहता था, क्या कुछ नुकसान की वजह से ही जो हमारे इनऑर्गेनिक खेती के किसान है वो वहां नहीं जाना चाहते? देखिए, होता क्या है कि हम बोलते हैं ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या तुरंत रिजल्ट। तो पहले मैं बोल रहा था पैरासीटामोल खा लो बुखार होगा, तो अभी मैं बोल रहा हूं कि दिनचर्या आपको मेंटेन करनी है, सुबह उठनी है, सूर्य नमस्कार करना है, भोजन में ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये एक्सरसाइज करनी है, ये प्राणायाम करनी है। तो किसी व्यक्ति को अगर दृढ़ संकल्प नहीं, अंदर से इच्छा शक्ति नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो लेजी ही होना चाहेगा ना इन जनरल। तो हमारी जो जीवन जीने की कला है वो हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, पहली बात। ठीक है। सो जब ऑर्गेनिक फार्मिंग से बेहतर अगर हम बोले प्राकृतिक कृषि की तरफ कोई मूव करता है, तो उसे बोर्डेशन, उसे लगता है कि बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है। दूसरा, यूरिया ओवरनाइट काम करता है। अगर मैं सॉइल में डाल दूं, उसका जो रिकवरी पीरियड है एक केमिकल का, तुरंत दिखता है, अच्छा पत्ते बड़े हो गए, मतलब बहुत काम कर रहा है। गोबर 12 दिन बाद, 15 दिन बाद उसका असर होता है। तो विधि क्या थी कि पहले गोबर दे दिया जाता था खेत में, तो 7-8 दिन वो जो आइडल पीरियड है, उसके बाद जब पौधे लगे तो असर तुरंत दिखा। तो एक वो भी चीज है कि आंखों को दिख नहीं रहा है रिजल्ट, और कृषि को सब सिर्फ प्रोडक्शन समझ लिए हैं। ये एक भ्रांति है। कृषि पानी की भी व्यवस्था है, कृषि में प्रॉफिट देखना है। तो ये जो सोच है कि 10 टन होना चाहिए, 8 टन हो रहा है तो गड़बड़ बात है, 7 टन हो रहा है तो गड़बड़ बात है। लेकिन उसी किसान से पूछिए कि कितना प्रॉफिट कमा रहा है, वो बोलेगा कि मैं तो इतना लगाया, पता नहीं पैसा कहाँ चला जा रहा है। तो उसके दिमाग में अगर प्रॉफिट आ जाए कि मैं प्रॉफिट पे बात करूं, दूसरा ये एक्सेप्ट कर ले कि एफर्ट ज्यादा लगेगा, आसान नहीं है, उसे प्रॉफिट भी चाहिए और उसे आसान भी चाहिए, ये नहीं होगा। ठीक है। तो ये दो समस्याएं हैं। या तीसरी समस्या एक है कि गलत तरीके से करना। जैसे मैंने कुनाब जल का नाम लिया और उसमें एक आपने देखा होगा स्ट्राइक आउट मैंने किया था कि जीवामृत। सो जीवामृत इज द सबसेट, मतलब जीवामृत सुभाष पालेकर जी ने जैसे बनाया। तो जब मैं वृक्षायुर्वेद को देखता हूं तो जीवामृत भी है, लेकिन उसमें 6-7 इंग्रेडिएंट और है। तो मैं सॉल्यूशन भी, या जो मेरी विधि है करने की, शायद ये यूट्यूब वीडियो से इंस्पायर हो जा रहे हैं, ये जो गलत टेक्निक्स हैं उनसे इंस्पायर हो जा रहे हैं, और गलतियां कर देना है। तो एक फसल 2 फसल का नुकसान किसान नहीं झेल सकता, उसके घर चल रही है उसी कृषि से, वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, पहली बात। तो एक्सपेरिमेंट बड़े फार्मर को करना है, एक्सपेरिमेंट पॉलिसी मेकर्स को करना है, एक्सपेरिमेंट नाबार्ड, एक्सपेरिमेंट आईसीआर, वो फिर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के साथ सीधा फिर फार्मर को बताएं। तो गलतियां इंफॉर्मेशन लेवल पे भी क्यों वो कर रहे हैं? तो इसलिए गलतियां हो रही है, तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो वापस आ जा रहे हैं, और कोई कारण नहीं।